जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम लोग तुगलक काल चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तुगलक काल। देखिए 1320 से एडी से लेकर 1412 सबसे ज़्यादा 92 ईयर्स तक इनका शासन चला। 92 साल। कितने साल तक? खिलजी वंश के बाद खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश से पहले कौन शासन करता था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन शासन करने आया? तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक किया। अभी तक आपने सुना था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जाकर के विस्तार किया था ना देवगिरी में। अब उसके बाद सुदूर, सुदूर का मतलब बहुत दूर, दक्षिण में बहुत दूर तक विस्तार किया। इस वंश के राजाओं ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। इन लोगों ने सड़क भी बहुत सारे बनवाए तुगलकों ने, और पुल बनवाए, नहर बनवाए, चिकित्सालय बनवाए, हॉस्पिटल्स खुलवाए। अब देखिए इसका पहला जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक, मात्र 5 साल ये संस्थापक था। मुबारक शाह खिलजी जो था उसके बाद खिलजी वंश खत्म हो गया, फिर तुगलक वंश आ गया। गयासुद्दीन तुगलक उसका पहला शासक हुआ। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। अब देखो बलबन की जो कठोर नीति थी उसको त्याग करके अलाउद्दीन ने, बलबन के बाद कौन सा आया था? गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की जो लिबरल पॉलिसीज थी, उदारता की नीति थी, उसको हटा करके कठोर नीति अपनाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया था। 1316 से लेकर 1320 तक के लिए मुबारक शाह खिलजी आया था। उसके पहले 4 साल जलालुद्दीन खिलजी 6 साल था, 4 साल मुबारक शाह खिलजी था। 1296 से लेकर 1316 से लेकर 1320 तक। 1320 के बाद गयासुद्दीन तुगलक आ गया। तुगलक वंश की स्थापना हो गई और इसने अलाउद्दीन या खिलजी वंश के कठोर नीति को त्याग करके उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए टैक्स को कम कर दिया। मतलब जो जनता थी उसके अंदर असंतोष, जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था, उस डिससेटिस्फैक्शन को कम करने के लिए इन्होंने कर में कमी कर दी। कर मतलब टैक्स में कमी कर दी। साथ ही कृषि को प्रोत्साहित किया। कृषि में बहुत सारा इन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, लोगों को बढ़ावा दिया। अब इसके बाद आए तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। वो तुगलक साहब 1320 से लेकर 1325 तक ही शासन किए थे, 5 साल। अब मोहम्मद बिन तुगलक आए जो कि 1325 से लेकर 1351 तक 26 साल तक शासन किए। कितने साल तक? 26 वर्ष तक, 26 ईयर्स। अब गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद, मृत्यु के बाद, उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना। वो गद्दी संभाला। जौना खान, इसका नाम जौना खान था, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो इसने अपना नाम, देखिए, अपना बदल लिया, मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया। देखिए इतना बड़ा मूछ रखा था, इतना काला काला कपड़ा पहनता था। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत में जितने राजा हुए थे उन सभी राजाओं में सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा शासक साबित हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अभी मैं देखो कई बार होता है पढ़ने में जो बहुत अच्छा बच्चा होता है वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता है। समवन हु इज एक्सीलेंट इन स्टडीज मे नॉट बी दैट मच गुड और एक्सीलेंट इन टीचिंग और इन एडमिनिस्ट्रेशन। किसी की कुछ क्वालिटी होती है, किसी की कुछ क्वालिटी होती है। जैसे किसी बच्चे के अंदर अगर नेतृत्व क्षमता है, वो अपने टीम का लीडर, कैप्टन बनता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा रूप किशोर जी का। रूप किशोर ये अच्छा कैप्टनसी करता है, लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर है, लेकिन ये खेल नहीं पाता है, इसको क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता। मतलब
उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये नेतृत्व करता है। इसको बैटिंग भी मिल जाती है लेकिन ये खेल नहीं पाता है। लेकिन चलो, तो नेतृत्व मिलना अलग चीज़ होती है और उसे निभाना अलग चीज़। इसलिए हमें अपने पर्सनालिटी में लगभग सभी चीज़ों का इंक्लूजन करना चाहिए, अपने पर्सनालिटी में चीज़ें डालनी चाहिए। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई के भी गुण होने चाहिए, हमारे पास खेलने के भी गुण होने चाहिए, हमारे अंदर सारे गुण होने चाहिए। हमें अच्छा खेलने में भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ने में भी, दौड़ने में भी, भागने में भी, कूदने में भी, लड़ने में भी, झगड़ने में भी, और सारी चीज़ों में अच्छा, बात मानने में भी, डिसिप्लिन में भी, सोने में भी, जागने में भी, पढ़ने में भी, सब चीज़ में। अब मोहम्मद बिन तुगलक देखिए, सबसे विद्वान शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था भारत? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने एक रहला नाम की पुस्तक लिखी थी, भारत की यात्रा वृतांत उसने लिखा था। किस नाम से? रहला। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत यात्रा का वर्णन किया था। भारत में जो जो चीज़ें उसने देखी, कैसे आया, कैसे गया, क्या क्या यहाँ देखा, घटित हुआ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सारी परिस्थितियों का वर्णन उसने किया था, सांस्कृतिक भी। रहला नामक पुस्तक में। रहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता भारत में कब आया था? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1325 से लेकर 1351 तक। 26 सालों तक इसने शासन किया, 26 वर्षों तक। अब देखिए मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई थी, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। जैसे आज सरकार योजनाएं चलाती है, जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जिससे सिलेंडर मिलता है, और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बहुत सारी तरीके की, मनरेगा है, बहुत तरह तरह की योजनाएं चलती हैं ना। सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और तमाम योजनाएं हैं। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रही। ये लगभग सारी जो योजनाएं भाई साहब चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक चचा ने, ये सारा लगभग असफल रहा, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया, सही तरीके से लागू नहीं करवा पाया। ये योजनाएं कौन कौन सी थी, हम इस पे देखते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं इस पे। जैसे दोआब, जो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दोआब में कर वृद्धि, कर मतलब टैक्स। दो नदियों के क्षेत्र के बीच, मतलब कि यमुना और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। उस को विश्व का सबसे, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द एंटायर ब्लू प्लैनेट, द दोआब विच इज in between Ganga and Yamuna, that is considered to be one of the most fertile land of the entire blue planet. दोआब में कर वृद्धि, अर्थात जो दोआब का क्षेत्र था वहाँ पे टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। राज्य को आय बढ़ाने के लिए, राज्य की आय को बढ़ोतरी करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वर भूमि दोआब में कर बढ़ाने का प्रयोग किया। उन्होंने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहाँ अचानक भयानक अकाल पड़ा था। अब एक तो कर टैक्स बढ़ गया और उसी समय लोगों की खेती खराब हो गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या बारिश नहीं हुई, खेती खराब हो गई। हमारे यहाँ तो खेती बारिश पे डिपेंडेंट है, तब सिंचाई के साधन भी इतने नहीं थे, जगह जगह कैनाल नहीं थे, नहर बम्बे नहीं थे, नहरों से सिंचाई होती है ना इधर। तो किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी तक नहीं दी। शासक इतना क्रूर था कि उसके जो अधिकारी गण थे उसको जानकारी तक, उसके सामने बोल नहीं पाते थे, वो बोलने नहीं देता था। तो किसी ने बताया ही नहीं कि बहुत भीषण अकाल पड़ा है, आप टैक्स कम कर दो या मत लो। अब इसीलिए मैं सच बोलने के लिए कहता हूँ, हमेशा सच बोलो। सच बोलने पे क्या पता कौन सी बात ऐसी है जो एकदम से ध्यान में ना आ रही हो, सारी संवेदनाएं आपके साथ जुड़ जाएं। तो इसलिए सच बोलने को मैं कहता हूँ। बढ़े हुए कर की वसूली जारी रखी अधिकारियों ने बढ़े हुए कर की वसूली जारी रखी, शासन त्रस्त हो गया।
अतः खेती बर्बाद हो गई तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। भाई जब टैक्स देने को है ही नहीं तो सब घर छोड़ के भाग गए अपना कि ले लो, घर ले लो, हम कहाँ जाएंगे। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। एक तो लोगों का विद्रोह स्टार्ट हो गया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अब जब एक बार तो सब भाग गए जंगल में, तो फिर बुला बुला के आजा आजा, मैं तुझे बीज भी दूंगा, वो भी देना, और ले ले तू पैसे और ले ले, कर भी ले ले, मतलब ऋण भी ले ले, मतलब कर्जे भी ले ले। अब जब एक बार भाग गया, वो क्यों आएगा, वो डर रहा है कि अब आऊँगा तो पीटेगा एक तो, और दूसरा पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा, विश्वास ही नहीं जमेगा। इसीलिए मैं सब बिना मतलब वैसे प्यार से सबसे मिल लेता हूँ कि बिना डर भय के आप पढ़ो धूमधाम से, पढ़ सको तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, बिना पढ़े भी बहुत सारा जीवन में काम हो जाएगा। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। लेकिन पढ़ोगे, देखो पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है, आप कोई सा भी काम करोगे, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, आपके अंदर सीख समझ है ना, तो आप कोई सा भी काम करोगे, उस काम को आप अलग तरीके से करोगे। बेशक आप झाड़ू ही मारो, अगर आपको झाड़ू भी मारने की ड्यूटी दे दी जाए, तो जो बिना पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू लगाएगा और जो पढ़ा लिखा झाड़ू लगाएगा, उसके झाड़ू मारने के दोनों के तरीके में अंतर आएगा। आप देख सकते हो, किसी भी आदमी बिना पढ़े ले मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी झाड़ू भी लगाएगा तो तरीके से लगाएगा। मैंने आप लोग को शायद एक पाइथागोरस थ्योरम जिन्होंने दिया है, पाइथागोरस के बारे में मैंने एक कहानी बताई थी आप लोग को, कि वो जो गट्ठर खुल गया था, साइंटिस्ट थे वो जा रहे थे और लकड़हारे का गट्ठर खुल गया। उस लकड़हारे के गट्ठर को एक बच्चे ने उसको रैप किया था, अच्छे से पैक किया था। याद आ रहा है कुछ कि नहीं? नहीं याद आ रहा है? बहुत अच्छा, छठी क्लास में सब एकदम पूरा ड्रेन कर देते हो आप लोग। उस गट्ठर को उसको जैसे सही किया, उस वैज्ञानिक ने कहा कि बेटा तुम आगे चल के कुछ न कुछ करोगे, और वो आगे काम किया। उसी ने पाइथागोरस प्रमेय दिया था। चलो खैर, अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। सुल्तान की जो कर बढ़ाने की योजना थी वो अभी असफल हो गई। अब देखिए दिल्ली मानचित्र में देखिए, दिल्ली, देवगिरी, बदायूं, अयोध्या, कन्नौज। बदायूं अपने से सटा हुआ जिला है, बदायूं का बॉर्डर टच होता है ना। उसने राजधानी भी परिवर्तित करी थी। देखिए अभी भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? और उत्तर प्रदेश की राजधानी? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन मूलतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मतलब उसने एक राजधानी तो दिल्ली बनाए रखी, दूसरी भी राजधानी उसने करी। देखो कौन सी? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। दक्कन मतलब जो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कर्नाटक का हिस्सा बहुत सारा उसमें आता है। दक्षिण के इन राज्यों को उसने जोड़ लिया था। इन राज्यों के कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। अब वहाँ पे यहाँ बैठ के शासन कर पाना उतना आसान नहीं था। वहाँ कौन सी घटनाएं क्या घट रही हैं उसकी सूचना भी पहुँचना बहुत कठिन होता था। तो उसने कहा मैं एक राजधानी यहाँ भी मेंटेन करता हूँ, दूसरी राजधानी वहाँ मेंटेन करूँगा, कुछ दिन वहाँ रहूँगा, कुछ दिन यहाँ रहूँगा। लेकिन जब वहाँ जाता था तो यहाँ गड़बड़ होता था, जब यहाँ रहता था तो वहाँ गड़बड़ होता था। अब देखो इसकी, तो ये भी इसकी असफल हो गई। इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की। कहाँ की? दिल्ली से दौलताबाद। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी का नाम ही उसने बदलकर दौलताबाद कर रख दिया। देवगिरी जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, ठीक है, और उसका नाम इसने पलटकर क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। अब देखिए दौलता के बाद जिसे मलिक काफूर का नाम याद है ना, वो जीत के लाया था। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। अभी जैसे कोविड में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पैदल ही दिल्ली से अपने गांव जा रहे हैं, मुंबई से अपने गांव जा रहे हैं, कोलकाता से, बड़े बड़े शहरों से अपने अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे थे लोग, और पैदल ही मार्च कर दिए थे। तो ऐसे यात्रियों के लिए उसने रास्ते बीच बीच में कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं रहने की, कहीं खाने की, कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई।
दिल्ली के लोग वहाँ गए तो उनको वहाँ का जलवायु मतलब अच्छा नहीं लगाया, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहा, तो वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम दिल्ली से भिन्न था। वहाँ का रहना सहना, अभी मैं चेन्नई गया था, आप लोग को बताया था, वहाँ पे कैसे कितनी ग्रीनरी थी, कितनी हरियाली थी, और बहुत सारा इडली सांभर, खाने में भी बहुत सारा उनके वेरिएशन था। रोटी वोटी मतलब मिलती तो थी लेकिन कम मात्रा में थी। ठीक है। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। 2 साल बाद, 2 साल वहाँ रहा, तब उसे अकल आई कि अब यहाँ से चलो। तो उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। जब वो दौलताबाद रहने लगा, देवगिरी, तो दिल्ली का यहाँ पे ढीला पड़ने लगा प्रशासन कि साहब तो उधर हैं। इसीलिए जब मैं उस क्लास में जाता हूँ तो आप लोग ढीले पड़ते हो, जब मैं इस क्लास में आता हूँ तो वो लोग ढीले पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन मैं खुफिया गुप्तचर ऐसे व्यवस्था सेटल किया हूँ कि खबरें सारी आ जाती हैं, गलती किसकी है पता चल जाती है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। बल्कि तो 3-3 क्लासेस 4-4 हैं यहाँ मेंटेन करने के लिए, उधर की भी सूचना आती रहती है, उधर की भी सूचना। तो इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की भी योजना असफल रही। पहला तो उसने टैक्स बढ़ाया, वो भी असफल रहा। फिर दूसरा उसने राजधानी बदली, वो भी उसका गलत हो गया, उतना सफल नहीं रहा। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को भी अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। दिल्ली के साथ शिमला को भी क्यों विकसित करना पड़ा था अंग्रेजों को? क्योंकि अंग्रेज जहाँ से आए थे वहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है, 12 महीने ठंडी पड़ती है। अब गर्मी में दिल्ली में तो डिग्री 45-48 पहुँच जाता है, और वो बेचारे एकदम ब्रर कर जाते थे, और ठंडी में उनको लगता था कि चलो ठंडी तो झेल लेंगे, मज़ा आ रहा है। तो जब यहाँ गर्मी पड़ती थी दिल्ली में, तो वो गर्मी में शिमला चले जाते थे। शिमला तब भी शिमला में ठंडी पड़ती थी, तो इसलिए ठंडी के टाइम वो दिल्ली रहते थे और गर्मी के टाइम शिमला चले जाते थे। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वो शिमला चले जाते थे। ठीक है। और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने स्टार्ट किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई थी, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। लो, उसकी किस्मत भी बेचारे की खराब थी। जब उसने सोचा कि हम टैक्स बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे अकाल पड़ गया, खेती कमजोर हो गई। और जब उसने सोचा कि मैं मुद्रा का परिवर्तन कर देता हूँ, सांकेतिक मुद्रा चला देता हूँ, तो उस समय चांदी की उत्पादकता पूरे विश्व में घट गई। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों पर मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। ठीक है। ये देखिए सांकेतिक मुद्रा के चांदी के सिक्के। वर्तमान में चलने वाले सिक्कों को आप अपने पास से देख सकते हैं। देखिए ये कॉइन्स जो भी हैं, आप लोग देखते ही हो, सिक्के टॉस करते समय हम दिखाते हैं। सांकेतिक हेड टेल। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना भी शुरू कर दिया। अब देखो, एक तो टकसाल, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको कहते हैं टकसाल, मतलब मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार सी हो गई। एक तो सरकार अपने से बना रही है और लोग भी अपने से बनाने लगे हैं, तो सब सिक्के ही बनाने लग गए। जैसे नोट छप रही है, अगर हम लोग भी नोट छापने लगे हैं, ऐसे जो पंकज लेके आता है, उस दिन 38,000 कितना ले आया था फर्जी नोट, इंटरटेनमेंट वाला। तो विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। भारत की चांदी अब विदेश जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिया। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राजकीय चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद वह स्थिति न आती। लेकिन टकसाल मतलब जहाँ पे क्वाइन बनता था, मतलब जहाँ पे सिक्के गढ़े जाते थे, बनाए जाते थे। तो सांकेतिक मुद्रा कैसे बनती थी? तांबे और पित्तल को मिक्स करके, इन दो धातुओं को मिक्स करके। अगर राजकीय चिन्ह के साथ साथ सरकारी टकसाल पर सही नियंत्रण होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन सब तरफ सरकार भी बना रही है और लोग भी अपना प्रिंट कर रहे हैं। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था भी उसकी चौपट हो गई। देखो, राजनीतिक रूप से उसने राजधानी बदली, वो भी गई। टैक्स बढ़ाया, वो भी खत्म, अकाल पड़ गया। उसने अपना सिक्का बदला, सांकेतिक मुद्रा चलाई, वो भी खराब, उसमें भी चांदी का प्रचलन खत्म, चांदी के प्रोडक्शन कम हो गया।
सुल्तान अपने शासन के अंतिम समय, अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। और अब लोग विद्रोह आपस में भी करने लगेंगे। जब मज़ा नहीं आएगा, सबको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो सब विद्रोह करने लगे। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण के दो नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। अब उसका कमज़ोर पड़ जाना, मोहम्मद बिन तुगलक के कमज़ोर पड़ने से 1336 में किसका उदय होता है? विजयनगर के एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का। आपको मैंने ये भी तो पढ़ाया था ना, विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय होता है। ठीक है। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। कभी जा रहा है विजयनगर, कभी जा रहा है बहमनी, कभी बंगाल जा रहा है, कभी दिल्ली आ रहा है। यहाँ अपनी गद्दी ना कोई काट ले जाए, मेरे चेयर के चारों स्तंभ। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक आया। कौन आया? इसीलिए देखिए, हमेशा सफलता आपके बहुत योग्य होने पर ही होगी ऐसा नहीं है। सफलता बहुत परिश्रम करने से ही मिल जाएगी ऐसा भी नहीं है। सफलता पाने के बहुत सारे और आयाम हैं। आपको अपने आचरण में, अपने योग्यता में, अपने मेहनत में, सब जगह काम करने की ज़रूरत है। ईश्वर में आस्था रखने की ज़रूरत है, बड़ों का सम्मान करने की ज़रूरत है, छोटों से सही एटिकेट रखना है। सबसे आप मिला के सबको चलोगे ना, सबसे मध्यम मार्ग अपना के चलोगे, तब जाके कहीं आपको सफलता थोड़ी सी तनिक सी नसीब होगी। और वो भी हो सकेगा तो पहली बार में होगी, नहीं तो दूसरे, नहीं तो तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 50वें, न जाने कब होगा। लेकिन जीवन में एक बार सफलता मिल गई तो आप सफल हो गए। इसलिए एक बार सफलता का टैग जब तक आपको नहीं मिल रहा है तब तक आपकी लड़ाई जारी है। और हो सकता है कहीं आप सफल भी हो जाएं तो वो आपको सफलता न महसूस हो, क्योंकि आप कहीं दूसरी जगह सफल होना चाह रहे हो। कोई आदमी अगर कुछ और बनना चाह रहा है, वो कुछ और बन रहा है, तो वो अपने आप को सफल तो मानेगा नहीं। लेकिन जब तक उसके हाथ में प्रयास है तब तक वो प्रयास करता रहे, एक दिन निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक साहब ने क्या किया। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक आए। 1351 में मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। जो साम्राज्य आपस में बिखर रहा था, उधर बहमनी बन गया था, उधर विजयनगर का उदय हो गया था, और उधर बंगाल अपने आप में पाल वंशों ने अपने अलग कर लिया था, दिल्ली में भी छिटपुट लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उन सबको एक साथ शांत करके अपनी गद्दी बचाए रखना इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके लिए उसने अमीरों, सेना, उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। उसने सबसे पहले अमीरों को, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन ने ही ताक पे रख दिया था, चहलगामी का उसने खात्मा कर दिया था, और सरदारों को, सेना के लोगों को, उलेमाओं को, धर्मगुरुओं को, सबको मिला के चलने लगा जिससे इसकी गद्दी बनी रहे। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। इसने कहा कि मैं बढ़ाऊंगा क्या, मेरा जो है वही बना रहे, बचा रहे तो बहुत है। तो जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। तो इसने जहाँ भी आक्रमण किया या जहाँ भी लड़ाई लड़ी, सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में इसने लड़ाई करी। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। वह वही क्षेत्र पे शासन करना उचित समझा या किया जहाँ पे उसने अपने आप को ठीक से समझा करके शासन चलाया जा सकता था, उसी तक उसने शासन किया। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। उसने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह का देखिए मकबरा भी जो बना हुआ है दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इसने लोकहित, लोक मतलब जन हित, हित मतलब उनके हित की बात,
उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए, ये देखने सुनने के लिए देखिए पढ़ते हैं। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया। देखिए उस समय अभी नहर नहीं थे, इसके पहले हमने जिसका पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक का अकाल पड़ गया था। अब देखिए इसने यमुना नहर बनवाया, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है ना। तो ये कई सारे, यमुना नदी से एक नहर निकलवाया, सतलज नदी से एक नहर निकलवाया, सतलज नदी जो पंजाब से बहती है, इससे कृषि की उन्नति हुई, कृषि में इसमें बढ़ोतरी आई। इससे बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों में खर्च किया गया। जो बंजर भूमि कृषि योग्य बन गई, उससे जो कर आया उसको उसने धार्मिक कार्यों में और शिक्षा के क्षेत्र में पैसे लगाए। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने बहुत सारे नए नगर बसाए। कौन कौन से? जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। किसने बसाए? फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर, फिरोजाबाद दोनों फिरोज के नाम पे हैं, जौनपुर एक अलग है, तो फिरोजाबाद नहीं बसाए। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर। हाँ, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, तीनों नगर किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों और पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। जो सराय थे, तालाब थे, जलाशय थे, अस्पताल थे, बगीचे थे, पुल थे, उन सब की मरम्मत करवाई और नए भी कई सारे उसने बनवाए। उसने प्रजा के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। उसने खैरात बांटी। जैसे खैरात मतलब माना जाता है ना कि फ्री में, मुफ्त में खैरात दी जा रही है, कहते हैं ना खैरात थोड़ी दे रहे हैं, तो उसने सबसे पहले खैरात देनी शुरू की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, नया मंत्रालय बनाया, फिरोज शाह क्या बनवाया? दीवाने खैरात। उससे क्या किया? उसने सब दान देना, उस विभाग का काम था दान करना। उसने दान दिया, विधवाओं को दिया, अनाथों को दिया, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करी उसने। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों, डॉक्टरों को, वैद्य मतलब जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियों एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम रोजगार कार्यालय स्थापित कराया। बताइए, उसने सबसे पहले पूरे दुनिया में देश में सबसे पहले रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का निर्माण करवाया। ठीक है। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया गया। इसके पहले जो शासक लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने सारे कठोर नियम बनाए थे। वो सर कलम कर देता था, पैबोस, सिजदा, ये सारी व्यवस्थाएं जो बलबन उलबन ने स्टार्ट की थी, वो सब यातनाओं वाला सिस्टम इसने बंद कराया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है आज भी। बहुत सारा अच्छा काम। देखो कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का, उसकी पढ़ाई लिखाई काम आई, अगली पीढ़ी में लेकिन काम आई उसके भतीजे पे। फिरोज शाह तुगलक ने काम अच्छे कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा बहुत था उसका, लेकिन सब किस्मत खराब थी, चला गया। लेकिन अगली पीढ़ी में काम आई फिरोज शाह तुगलक। देखो कितना अच्छा काम किया इसने, कई सारे अच्छे काम किए। दीवाने खैरात बनवाया, अस्पताल, नदी से तालाब, वो बगीचे बनवा दिए, नदी से उसने नहर निकलवा दी और लोगों के मतलब लिबरल हो गया। अब बहुत सारी योजनाएं चलवाए, इन्हें भी जानिए। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को क्रमशः टोपरा जिला अंबाला हरियाणा में जो पलता है, टोपरा तथा मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में तथा दूसरे को फिरोजाबाद मस्जिद फिरोज शाह कोटला दिल्ली के समीप लगवाया। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो क्रिकेट होता है उस स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, लेकिन उसका नाम बदल करके अब श्री अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया है। DDCA के पूर्व अध्यक्ष हो रहे हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जब मोदी जी की टर्म 1 की सरकार थी 2014 से लेकर 2019 तक, तो फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी थे। उनके देहावसान के बाद वो उनके नाम पे रख दिया गया है। दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम श्री अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, डिकोड किया था। जैसे अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं ना, ABCD और नंबरिंग करके उसका उल्टा अपोजिट कैसे होता है, M का N, A का Z, B का Y, ऐसे एक तरीके की नई भाषा हो गई, ये तो कोडिंग है। तो ऐसे ही एक लिपि है, हमारी लिपि हिंदी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे ही उस समय की लिपि रही थी ब्राह्मरी लिपि। उस ब्राह्मरी लिपि में अशोक महान जो शासक था, उसने जो स्तंभ गड़वाए थे, 2 स्तंभ, उनके 2 अशोक के गाड़े हुए 2 स्तंभ इसने अपने यहाँ उखड़वा के ले मंगवाया। एक तो टोपरा से मंगवाया। टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा में एक स्तंभ गड़ा था, उसने वहाँ से मंगवाया। दूसरा उसने मेरठ से मंगवाया, दिल्ली में मंगवाया। एक तो अपने राजमहल में गड़वाया, दूसरा उसने फिरोज शाह कोटला में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में जो स्तंभ लगा है उसमें देवनागरी लिपि ब्राह्मरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, उसको सबसे पहली बार डिकोड किया, उसको सबसे पहली बार डेसिफर करके पढ़ा था। किसने पढ़ा था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अगर प्रश्न आएगा कि ब्राह्मरी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो आप दोगे जेम्स प्रिंसेप। अगर प्रश्न आएगा सबसे पहले ब्राह्मरी लिपि को किसने डिकोड किया था, तो क्या आएगा, जेम्स प्रिंसेप आंसर होगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मरी लिपि को सबसे पहले डिकोड किया था। ब्राह्मरी लिपि किसके शासनकाल में लिखा जाता था, अशोक महान के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपने आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी, ऑटोबायोग्राफी इसको कहते हैं। खुद से अपनी बायोग्राफी, खुद से अपनी कथा लिखने पे आत्मकथा हो जाती है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका नाम दिया फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की। उस किताब का नाम इसने दिया फुतुहाते फिरोज शाही। अब देखिए, दो नदियों के बीच के क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहेंगे। जैसे यहाँ से गंगा आ रही है, ये यमुना है, तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये दोआब हो जाएगा, गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट, टकसाल, वह स्थान जहां मुद्रा ढाली जाती है, जहां क्वाइन मिंट किए जाते हैं। सांकेतिक मुद्रा, उसे कहते हैं तांबे या पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर मान लिया जाता है। जैसे अभी हमारी आपकी जो मुद्रा है वो सांकेतिक मुद्रा है। इस मुद्रा को अगर हम पिघलाएं तो इसमें से 5 रुपये नहीं निकलेगा, लेकिन इसको 5 रुपये सरकार ने लिख दिया है, RBI ने, तो हम मान लेते हैं 5 रुपये है। दीवाने खैरात मतलब ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग, एक डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात की स्थापना की। अब चलिए हम लोग इनके वंशज को देख लेते हैं। तुगलक वंश, पूरा तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने करी। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक रहा, कुल 92 वर्ष तक, 92 वर्ष ईयर्स, ठीक है, 92 ईयर्स। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी। गयासुद्दीन तुगलक के पहले मुबारक शाह खिलजी थे, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक रहे। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आए, 1320 से लेकर के 1325 तक, 5 साल तक इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया। उसके बाद इनका मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक इनका पुत्र गद्दी पे बैठा और ये बहुत पढ़ा लिखा शासक था। इसने कुल 26 साल शासन किए। 1326 से लेकर के 1351 तक इसने शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने बहुत सारे काम किए, दिल्ली से दौलताबाद तक राजधानी चेंज किया। इसने कर बढ़ाया दोआब क्षेत्र में, और उसका कर बढ़ाना सफल नहीं रहा। और इसने एक काम कौन सा किया, राजधानी बदला। और क्या किया इसने, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि उस समय चांदी का प्रोडक्शन कम हो गया, उत्पादन, और उसके बाद कम हो गया। फिरोज शाह तुगलक आया, 1351 ईस्वी में बैठा और 1388। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 में बहमनी राज्य, विजयनगर राज्य और बंगाल का अलग अलग से उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों में विघटन हुआ। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक आए। इन्होंने दीवाने खैरात की शुरुआत की। इन्होंने बहुत सारे उदार नियम लगाए। इन्होंने बहुत सारे नहरों का, बगीचों का निर्माण करवाया, बहुत सारी योजनाएं चलाई। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, ये 51 से लेकर 88 तक रहे। ये लगभग 37 साल तक शासन किया इन्होंने।
फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। अब नसीरुद्दीन महमूद अंतिम शासक थे, ये 1394 से लेकर 1412 तक शासन किए। ये कुल 18 साल शासन किए, 18 वर्षों तक शासन किए। 18 से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 18 वर्ष वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस पाठ को हम लोग समाप्त करते हैं। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया मस्त एंजॉय करिए। बाय बाय, सी यू।